गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बी और लेसन नंबर 8 है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो पहला पॉइंट हमारा वित्तीय निर्णय। तो वित्तीय निर्णय में पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि विनियोग संबंधी निर्णय। व्यवसाय की स्थायी संपत्ति में लंबे समय के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में भविष्य में पूंजी कोष का विनियोग करना होता है और उसका चुनाव करना होता है और उस पर से विविध प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। विनियोग संबंधी निर्णय को पूंजी बजटिंग कहते हैं और निर्णयों के जोखिम का तत्व निहित होता है। इसलिए विनियोग संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन अपेक्षित प्रतिफल जोखिम के संदर्भ में होना चाहिए, जबकि वित्तीय संचालन के पास द्रव्य का विनियोग करने के लिए अधिक विकल्प हो तो स्थायी संपत्तियों में निवेश संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, जिससे बजटिंग की विविध पद्धतियों का उपयोग होता है, जैसे कि भुगतान वापिस पद्धति, प्रतिफल की दर पद्धति। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि नगद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसके 8 तत्व है। पहला है कि कुल पूंजी की आवश्यकता, दूसरा है विनियोग में भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमति का प्रतिफल, दूसरा है विनियोग में अनुमानित मिलने वाला योग्य शुद्ध नगद प्रवाह और चौथा है विनियोग के जोखिम का तत्व। पांचवा है विनियोग करने के पश्चात जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब जो दैनिक रूप से हमें आवश्यक होती है वह पूंजी। छठा है विनियोग की आर्थिक उपयोगिता और उनकी अनुमानित आयु। सातवां है विनियोग का महत्व। आठवां है पूंजी का माप। नौवां है भविष्य की आय की निश्चितता और अनिश्चितता। 8.2 और 2 तो वित्तीय संबंधी निर्णय। विनियोग संबंधी निर्णय कंपनी के संपत्तियों के साथ जुड़ी होती है और जिससे निर्णय पूंजी ढांचे के साथ जुड़े हैं। कंपनी का पूंजी ढांचा, इसमें कितने पॉइंट हैं? तो इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला इक्विटी अंश, दूसरा इक्विटी अंश का प्रेफरेंस अंश, तीसरा इक्विटी अंश और डिवेंचर अंश, चौथा इक्विटी अंश के प्रेफरेंस अंश। पूंजी ढांचा हो या मालिकी की पूंजी, तो ऋणों का मिश्रण होता है इसमें। वित्तीय संचालन को पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंज और ऋणों की मात्रा कितनी रखनी है और इसका निर्णय लिया जाता है और जिससे उसका संतुलन बना रहे। और ऋणों की योग्य मात्रा वाला पूंजी ढांचे को आदर्श पूंजी ढांचा भी कह सकते हैं। वित्तीय संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, एक आंतरिक तत्व है, दूसरा बाह्य तत्व है। व्यवसाय का प्रकार या स्वरूप, व्यवसाय का कद, व्यवसाय का विकास और वित्तीय आवश्यकता, संपत्तियों का स्वरूप और आवश्यकता और संचालकों की मनोवृत्ति। दूसरा पॉइंट है हमारा बाह्य तत्व, जैसे कि जामीनगिरी निर्गमित करने के लिए खर्च, विनियोगकर्ता की मनोवृत्ति, बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर स्वीकार करना और कानून का नियंत्रण। ये क्या हो गए? बाह्य तत्व। अब नया पॉइंट हम देखेंगे कि डिविडेंड संबंधी निर्णय। तो डिविडेंड संबंधी कौन कौन से निर्णय हैं? जैसे कि लाभ का हिस्सा और अंशधारकों के मध्य वितरित किया जाता है, क्योंकि जितने भी अंशधारक होते हैं कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के रूप में उनमें क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और विनियोग पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल कंपनी अधिनियम के अनुसार डिविडेंड मात्र नगद या चेक में ही चुकाया जाता है, जिसमें अंशों की भरपाई होती है। वित्तीय संचालन को तय करना होता है लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में रखना और कितना भाग व्यवसाय के लिए रखना है। डिविडेंड का भुगतान कंपनी के अंश के बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। लाभ का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में लाभ का पुनः विनियोग कम हो जाता है। दूसरी तरफ लाभ के बड़े हिस्से में पुनः विनियोग डिविडेंड के लिए कम रकम रहती है। डिविडेंड संबंधी को निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला है चालू वित्तीय वर्ष दौरान कंपनी का वितरण पात्र और लाभ कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। भविष्य में आय का अनुमान कि भविष्य में कंपनी को कितनी इनकम होगी। तीसरा गत वर्षों में चुकाई गई डिविडेंड की दर, मतलब चालू वर्षों में कितना डिविडेंड के रूप में हमने अंशधारकों को पैसा दिया। व्यवसाय के लाभ में पुनः विनियोग का आवश्यकता। 5वां पॉइंट है हमारा वर्तमान समय में कंपनी की वित्तीय परिस्थिति क्या है, कंपनी के पास सुरक्षित कोष क्या है, भविष्य में लाभदायक का विनियोग का आयोजन क्या है, कंपनी के संचालकों की मनोवृत्ति क्या है, उसमें कर नीति क्या है, कानून का नियंत्रण क्या है और कंपनी के अंशधारकों की अपेक्षा पूंजी बाजार की स्थिति क्या है, कंपनी का विकास दर क्या है और कंपनी की तरलता की स्थिति क्या है। ये सारे डिपेंड करता है कि डिविडेंड संबंधी के निर्णय में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पूंजी ढांचा, जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। विचार और व्याख्या। वित्तीय योजना के महत्वपूर्ण पहलू में पहला है कि पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान करना
दूसरा है पूंजी की प्राप्ति स्थान निश्चित करना कि कंपनी में जो पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ से हम पूंजी प्राप्त करें। कंपनी की अलग अलग प्राप्ति स्थान में पूंजी कोष प्राप्त कर सकते हैं और जामीनगिरियाँ जैसे इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिवेंचर अंश, पूंजी प्राप्ति आदि स्थानों से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी ढांचा अर्थात पूंजी प्राप्ति के लिए विविध स्थान जैसे कि इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिवेंचर अंश और सुरक्षित कोष। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो सरल शब्दों में कहें तो पूंजी ढांचा अर्थात क्या, तो कंपनी द्वारा अपनी आवश्यकता पूंजी प्राप्ति के लिए उपयोग में लिए गए प्राप्ति स्थानों का मिश्रण। क्योंकि कंपनी को जब पैसा चाहिए तो अलग अलग स्थानों से क्या करेगा, द्रव्य प्राप्त करेगी। हॉगलैंड ने क्या कहा है कि पूंजी ढांचा अर्थात द्रव्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा निर्गमित जामीनगिरी के लिए विविध प्राप्ति स्थान और उनके बीच की मात्रा। आदर्श पूंजी के ढांचे के लक्षण हम देखेंगे तो पहले सरलता, कि कंपनी को जो भी द्रव्य प्राप्त करना है तो कम से कम समय में वो जामीनगिरी निर्गमित करके प्राप्त कर सकती है। दूसरा लाभदायकता, कंपनी का लाभ अधिकतम रहे तो पूंजी ढांचा को योजना होनी चाहिए। तीसरा है पर्याप्त वित्त, पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थान का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि वित्त प्राप्त हो जाए। चौथा है परिवर्तनशीलता, समय के साथ में परिवर्तन होना। यह कंपनी का मूल्य लक्षण है कि आवश्यकता आने पर उसमें परिवर्तन किया जाता है। पांचवा है मितव्ययता, पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि पूंजी की लागत अल्पतम रहे। छठा है संतुलन और मालिकी की पूंजी और उधार पूंजी के बीच में संतुलन बना रहे। सातवां है तरलता, कि दायित्व देना की भुगतान समय पर हो सके प्राप्ति की व्यवस्था पूंजी ढांचा होनी चाहिए। आकर्षण, कंपनी का कार्य, कंपनी के विविध प्रकार के कार्य इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या करे, हमारे कार्य के प्रति आकर्षित रहे, विनियोग करने के लिए आकर्षित कर सके, इस तरह से होना चाहिए। नौवां सदृढ़ता, उधार की पूंजी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि कंपनी पर किसी भी प्रकार का ब्याज हो जाए या उसके ऊपर कोई प्रकार का जोखिम या दिवालिया हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पूंजी ढांचे के प्रकार। तो पूंजी ढांचे के आगे भी हमने देखा कि इसके 4 प्रकार है। एक मात्र इक्विटी अंश पूंजी, दूसरा इक्विटी अंश के प्रेफरेंस अंश पूंजी, तीसरा इक्विटी अंश के साथ डिवेंचर, चौथा इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश। अब पूंजी प्राप्त को प्रभावित करने वाले तत्व में के 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक तत्व है, दूसरा है बाह्य तत्व है। व्यवसाय का आंतरिक तत्व है, उसके 7 प्रकार हैं। एक व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय का कद, व्यवसाय का अनुमान, इसकी आवश्यकता, संचालकों की मनोवृत्ति और छठा है वित्तीय आवश्यकता, सातवां है पूंजी की आवश्यकता। बाह्य में क्या क्या कंपनी को आकर्षित करता है, तो पूंजी बाजार या तेजी मंदी, कभी कभी तेजी आती है, कभी कभी मंदी आती है। दूसरा पॉइंट है बाजार में प्रवर्तमान ब्याज की दर, की बाजार में मार्केट में क्या ब्याज दर चल रही है। तीसरा है पूंजी लागत, जामीनगिरियों को निर्गमित करने का खर्च। चौथा है कानून का नियंत्रण, ये कंपनी स्थापित करने से पहले या स्थापित होती है तो उसमें विविध प्रकार के कानून के नियंत्रण होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। पांचवा है कर नीति। छठा है संस्था के विनियोगकर्ता, विविध प्रकार की संस्था होती है वो कंपनी में क्या करती है, पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। सातवां है विदेशी संस्था की विनियोगकर्ता, विदेशी बहुत सारी ऐसी संस्था है जो हमारे इंडिया में क्या करती है कि पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, विनियोग करती है और यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ चल रही हैं। तो बच्चों ये हमारा दूसरा लेक्चर था 8वें पार्ट का, और जितना मैंने पढ़ा है वो आपको पढ़ना है और याद करना है। आगे वाला लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। थैंक यू।